गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन की शेयरिंग हो रही है। हेलो। Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन की शेयरिंग भी हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Today's topic is tools and technique for English language for assessment. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि असेसमेंट टूल्स, कौन कौन से टूल और टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं आकलन, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ESL जब भी हम लिखते हैं दैट मीन्स इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो हम लोग किन किन टूल्स का और किन किन से कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो चूँकि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जब भी हम लोग लर्न करते हैं तो जनरली स्किल बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें प्रोफिशिएंसीज चाहे वो राइटिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, ठीक है। तो ये सारे स्किल को हम लोग जज करते हैं। तो यहाँ पर वैसे टूल्स और वैसे टेक्निक्स यूज होंगे जो कि जो रिलेटेड स्किल्स है सेकेंड लैंग्वेज का, जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, ठीक है, लिसनिंग है, इन सारे को जज किया जा सकता है, इन सारे को इवेलुएट किया जा सकता है, इन सारों का मूल्यांकन किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं कि असेसमेंट। इसमें वर्ड यूज हुआ है असेसमेंट, टूल्स और टेक्निक। तीन चीजें इसमें यूज हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो असेसमेंट मतलब पहले देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट मतलब होता है कि आकलन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकलन, मूल्यांकन को बोलते हैं इवेल्युएशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है आकलन में और मूल्यांकन में, ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। लेकिन यदि माइन्यूट लेवल पर देखेंगे तो असेसमेंट और इवेल्युएशन या फिर आकलन और मूल्यांकन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं असेसमेंट फॉर, म्यूट हो जाइए प्लीज जिनकी भी आवाज आ रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। मतलब लर्निंग मतलब सीखना, असेसमेंट मतलब आकलन, सीखने के लिए आकलन, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने का आकलन नहीं करते हम लोग, सीखने के लिए आकलन। मतलब असेसमेंट कोई एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो सीखने को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती होगी, ठीक है। तो जैसे असेसमेंट हुआ, तो असेसमेंट को यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो होता है assessment in education are intended to provide information regarding students progress in the learning process। सीखने की प्रक्रिया में किसी समय पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी छात्र की जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, वो किस लेवल का है, किस स्तर का है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ये इसको जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जो हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट। Assessment is an essential tool to measure the level of learning outcome of the taught। जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है या फिर जो भी आपने इनफॉर्मल तरीके से जो भी चीज आपने सीखा है, ठीक है, सॉरी फॉर्मल तरीके से, उसको लेवल को, उसके स्तर को जांचने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट जैसे आप लोग फिगर में, यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, फिगर में दिख रहा हो कि एक गोल है, ठीक है, यहाँ गोल है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में कोई इंडिविजुअल है। तो जब भी हम लोग असेसमेंट करते हैं तो किसी भी समय पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं कि वो इंडिविजुअल अपने गोल को पाने के लेवल से कितना दूर है या कितना नजदीक है, ये जानने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स गोल एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जांचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। फिर यहाँ पर दो वर्ड और यूज किए गए हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स मतलब क्या होता है, हिंदी में यदि हम लोग बोले तो होता है औजार। मतलब कि असेसमेंट के लिए, जैसे कि यदि
किसी कपड़े को काटने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? कैंची का। तो कैंची क्या है? आपका औजार है। ठीक उसी तरह से असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए हम किन किन चीजों का यूज करेंगे, किन किन डिवाइस का यूज करेंगे, किस यंत्र का यूज करेंगे, वो सारा यंत्र क्या कहलाएगा? हमारा टूल्स कहलाएगा। ठीक है। और टेक्निक क्या है? जैसे कि किसी कपड़े को यदि कैंची से काटना है सपोज फॉर एग्जांपल, तो इसकी एक टेक्निक होगी। उस टूल्स को आप कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब कैंची को आप कपड़े को काटने के लिए किस वे में यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक्स। तो हमेशा जो टूल होता है उससे रिलेटेड टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, कि किसी टूल को हम कैसे यूज करेंगे, किसी डिवाइस को हम कैसे यूज करेंगे। यदि कंप्यूटर कोई टूल है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, वो क्या हो गई? टेक्निक्स हो गई। तो असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ESL, मतलब असेसमेंट के, आकलन के जो टूल्स हैं और टेक्निक हैं, जो औजार हैं, जो तकनीकी हैं। इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कैसे आकलन करेंगे किसी स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, ये चीज है आपका असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक फॉर ESL। ठीक है। तो हम लोग असेसमेंट क्यों करते हैं, आकलन क्यों करते हैं? तो पहले भी जैसे अभी बताएं क्या कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम लोग अच्छा सीखने के लिए, बेहतर सीखने के लिए आकलन करते हैं। तो बेहतर इंटरनेट आ गया तो नीचे भी चलेगा। अरे नहीं of strength and weaknesses, assist educators in focusing on students need। क्या होता है जब हम लोग आकलन करते हैं तो आप प्लीज म्यूट हो जाइए, आवाज है तो बहुत ज्यादा। प्लीज चेक कीजिए, जिनकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट हुई। जाओ। भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ। भैया दीदी बुला रही है, भैया दीदी बुला रही है। अरे आओ नहीं यार जल्दी, ये बुर्तू नहीं अनम्यूट कुछ कह रही है। हाँ? इसको म्यूट करना इसमें तुम्हारा नाम है। कौन है? स्वीटी सारिका, स्वीटी सारिका प्लीज म्यूट हो जाइए। मेरा कोई किताब सॉरी, सिंधु सुता कुमारी, सिंधु सुता कुमारी आवाज आ रही है, आप म्यूट करिए प्लीज। यस मैम। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग असेसमेंट आकलन क्यों करते हैं? ठीक है, मतलब आप लोग एक इजी वे में सोच सकते हैं कि किसी चीज का यदि आपने जो सीखा उसका एग्जाम, उसकी परीक्षा क्यों ली जाती है। ठीक है, तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेज। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, और जहाँ कमजोरी है, जो वीक पॉइंट है, उसको फाइंड आउट करना, ताकि उसको बेहतर सपोर्ट दिया जा सके, उस पर बेहतर फोकस किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, उसकी ज़रूरतों को समझा जा सके, इसलिए असेसमेंट करते हैं। दूसरा, assessments are also used to identify specific areas where students may need additional support or सर्विसिंग, वैसे क्षेत्र का, वैसे एरियाज को पहचान करना जिस क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, किसी खास स्टूडेंट को विशेष असिस्टेंस की ज़रूरत है, विशेष सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे यदि हम लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो उसमें हम लोग बहुत चीज़ चेक करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसी है,
उसकी वोकेबलरीज कैसी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है वर्ड्स को, उसकी ग्रामेटिकल स्किल कैसी है। तो उन सारी चीज़ों को यदि हम लोग जज कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी एरिया है जो कि किसी स्टूडेंट को स्पेशल फोकस की ज़रूरत है, स्पेशल सहायता की ज़रूरत है टीचर्स के द्वारा, ताकि उसको वेल डेवलप्ड किया जाए, अच्छे से विकसित किया जाए, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए भी हम लोग असेसमेंट करते हैं। These assessments might evaluate students for a development disability और special classes। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनको स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिनको लिसनिंग सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वैसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, वैसे स्टूडेंट्स को पहचानना और उनको एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड करना, ठीक है, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इसके लिए भी हम लोग असेसमेंट करते हैं। द मोर इंफॉर्मेशन गैदर्ड रिगार्डिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन लर्निंग, द मोर टेलर्ड लेसन्स एंड स्पेशल सर्विसेज कैन बी मीट स्टूडेंट्स एकेडमिक नीड। जैसे कि यदि हम स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेसेज है, जो कमजोरी है और जो फिर उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसको यदि हम लोग फाइंड आउट कर लें तो फिर क्या होता है, उनकी जो एकेडमिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारे गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, उसके अनुरूप टीचर जो है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने जो पढ़ाने के स्टाइल को बदल सकता है। टेलरिंग मतलब क्या होता है, चेंज करना, तो उसको बदल सकता है, या फिर उनको कितना कोर्स कंटेंट पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सारी जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना, ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, इसके लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो आकलन के इतने सारे कार्य होते हैं। आकलन जब आप सबको कलेक्टिवली समझेंगे तो यही आपको के सामने निकल के आ रहा होगा कि आकलन हम लोग करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो बेहतर सीख सके और अपने जो गोल है, अपने उद्देश्य है, उसको वो अच्छे से प्राप्त कर सके और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनके गोल डिसाइड किए जाएं और फिर सारी टीचिंग लर्निंग प्रक्रियाएं की जाएं। तो ये सारे हमारे इन सारी चीज़ों के लिए हम आकलन करते हैं, ठीक है। अब जहाँ लैंग्वेज का, चूंकि इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है, तो हमेशा क्या होता है कि असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी होती हैं, लेकिन जो हमारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है एज ए सेकेंड लैंग्वेज, उसकी जो असेसमेंट की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो भी लर्नर्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो उनकी शुरू से वो चीज़ नहीं पढ़ रहे थे, तो उनका जो पार्टिसिपेशन लेवल होता है, जो पार्टिसिपेट करना किसी टेस्ट में, किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में, वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें भाग ही लेना नहीं चाहते, क्योंकि उससे डरते हैं। जैसे आप लोग सबको ये इस फेज से कभी ना कभी गुजर चुके होंगे कि कोई एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट का यदि एग्जाम हो रहा हो, और जनरली आप सबके लिए बिहार की बात करें तो इंग्लिश ही होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे यदि टेस्ट अनाउंस किया जाए क्लास में तो बच्चे भाग जाते हैं, वो उस दिन आते ही नहीं। तो इस तरह की जो, चूंकि ये जो डर होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज से, जो फियर होता है, वो स्टूडेंट्स को बहुत पार्टिसिपेट करने से रोकता है, आपके किसमें, पढ़ने में भी और मूल्यांकन करने में भी। तो ये एक टफ टास्क है कि कैसे स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाए, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ताकि वो बेहतर रूप से उनके जो कमियां हैं और उनके जो खूबियां हैं उसको जज किया जा सके, ठीक है। तो इंग्लिश के जो जब भी हम लोग लैंग्वेज का टेस्ट की बात करते हैं तो उसको 4 टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि लैंग्वेज रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो किस तरह के हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट में, ठीक है। दूसरा अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्लेसमेंट टेस्ट। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो 2 टेस्ट मेन होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोफिशिएंसी मतलब कि आपके स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों जो स्किल्स हैं उसमें आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने दक्ष हैं, इसको जांचना। दूसरा डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक, कि आपको यदि स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिसनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि कुछ एबनॉर्मल है, तो उसको फाइंड आउट करना।
तो जब भी हम लोग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो दो तरह का होगा, एक प्रोफिशिएंसी और एक दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो जब हम लोग असेसमेंट करते हैं, आप लोग समझने के लिए समझ सकते हैं, जब हम लोग एग्जाम ले रहे होते हैं, परीक्षा ले रहे होते हैं किसी चीज के, तो हम लोग तीन तरह से ले सकते हैं, एक ओरल वाइवा के रूप में, दूसरा रिटन, ठीक है, कि बच्चों से कुछ लिखवा के टेस्ट किया जाए, तीसरा जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, मतलब बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उस टाइम में आपको जज करना है, इसका मतलब होता है निष्पादन मूल्यांकन या निष्पादन आंकलन। तो एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है निष्पादन। तो जनरली हम लोग निष्पादन या परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन टेस्ट होता है जनरली हम लोग स्किल को जांचने के लिए करते हैं। तो चूंकि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में हम लोग स्किल को जज करना चाहते हैं कि बच्चों की प्रोफिशिएंसी कितनी है, उनकी दक्षताएं कितनी है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में, तो जनरली हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, यानी कि निष्पादन आकलन होता है, निष्पादन परीक्षण होता है। जब बच्चे किसी चीज के परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। हाँ, वाक इंटरव्यू क्या होता है? क्या वाक इंटरव्यू मतलब कि आप किसी जहाँ भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप पहुंचे, ठीक है, और जाकर वहां पर इंटरव्यू दे, ठीक है। इंटरव्यू करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक आपको उस जगह पे जहाँ जाना होगा जहाँ इंटरव्यू किया था, दूसरा आपके फ़ोन पर इंटरव्यू हो सकता है। तो वॉक-इन इंटरव्यू होता है कि आप जहाँ भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ पे आपको जाना है, वॉक-इन इंटरव्यू उसको बोलते हैं, और जाके और आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज को की प्रोफिशिएंसी जज करने का, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर मेनली हमारा ये एम नहीं होता है कि हमने कंटेंट कितना सीखा। जब भी हम लोग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हमने जो कंटेंट है कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग कितना जाने, ये नहीं होता। कौन सी कविता हम रट लिए कितना, ये नहीं होता। होता क्या है कि आप उसके कितने स्किल्ड हैं उस कविता को पढ़ पाने में, ठीक है, जिसको हम लोग रीडिंग बोलते हैं, उसको लिख पाने में सही सही ग्रामेटिकली, और उसको सुन पाने में अच्छे से, ये सारी चीजें स्किल हम लोग जज करते हैं। तो यहाँ पर स्किल की जजमेंट की बात हो रही है जो जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। मतलब आपको परफॉर्मेंस, जैसे सपोज यदि साइकिल चलाना क्या एक स्किल है फॉर एग्जाम्पल, तो यदि कोई टीचर आपको टेस्ट लेना चाहेगा कि साइकिल चलाने का, तो क्या करेगा वो, ऐसा तो नहीं कि आप उसको लिखने के लिए टीचर देगा कि आप लिखिए साइकिल कैसे चलाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जनरली स्किल को, जितने भी तरह के स्किल होते हैं, जैसे कुकिंग का ही एक स्किल है, तो आपको क्या होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको परफॉर्म करना है, आपको एक्टिविटी के द्वारा बतानी है, समझानी है, और टीचर्स उसको जज करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो किस तरह के असेसमेंट टूल्स, जितने भी असेसमेंट टूल्स होते हैं जनरली ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि निष्पादन आकलन होता है। तो फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन, आप इसमें देख रहे होंगे। सेकेंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, थर्ड है चेकलिस्ट, फोर्थ है रेटिंग स्केल, फिफ्थ है पोर्टफोलियो, सिक्स है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंसेज, प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, क्विजेस, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। आप देख रहे होंगे सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स या फिर जो भी जिनके स्किल्स को जज करना है वो कोई ना कोई परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी में इसे हम लोग जज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब यही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई एक बच्चा या फिर बच्चों का समूह, यदि कोई अपनी नेचुरल एक्टिविटी कर रहा है तो आपको उस एक्टिविटी से बाहर रहकर आपको उस एक्टिविटी को केयरफुली और बहुत ही कॉन्शियसली उसको देखना है, उसको वॉच करना है, और उसके बाद उसमें कंक्लूजन निकालने हैं कि किन बच्चों की एक्टिविटी किस तरह की थी। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवलोकन। अवलोकन करना मतलब ध्यान से देखना, ठीक है,
चेतना पूर्वक देखना, और देखना इसलिए कि आप उसका आलोचनात्मक विवरण पेश करें, आप क्रिटिकली किसी चीज को एनालाइज कर पाए, किसी के परफॉर्मेंस के एनालाइज कर पाए, और उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, इसका एनालाइज कर पाए। ठीक है, दिस अकर्स ड्यूरिंग स्टूडेंट्स डेली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है, जैसे टीचर है क्लास में, यदि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यदि इंग्लिश का टीचर है, तो क्लास में बच्चे किस तरह से ये रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सारी प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसा है, इसको टीचर जो है वो वॉच करता है केयरफुली और कॉन्शियसली, और उसके बाद वो क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, और या फिर आपको फीडबैक देता है, आपकी प्रतिपुष्टि करता है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल कैसी है, आपकी लर्निंग राइटिंग स्किल कैसी है, ये सारे रीडिंग स्किल कैसी है, ये सारे स्किल के बारे में वो आपको फीडबैक देता है। तो ये आपका होता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जो कि आपकी गुणवत्ता की किसी भी स्टूडेंट्स की जो गुणवत्ता होती है, किसी भी प्रोफिशिएंसी में दक्षता होती है, उसको टीचर केयरफुली वॉच करके जज करता है। एक आपकी टूल हो सकती है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कई बार आपको इन सारी चीजों पे शॉर्ट नोट्स भी लिखने आ सकते हैं। ठीक है, तो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स क्या होता है कि इसका मतलब यही हुआ कि एक शॉर्ट स्टोरी या फिर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, कोई टीचर इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में अलग अलग से तैयार करता है। ठीक है, उसके एक्टिविटी पर आधारित होकर किसी खास घटना, स्पेसिफिक समय का भी वहाँ पर मेंशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। दीज आर नोट्स रिटन बाय द टीचर रिगार्डिंग स्टूडेंट लैंग्वेज, बिहेवियर और लर्निंग। और जहाँ पर लैंग्वेज की बात किया जाए तो क्लास में बच्चों का किसी खास समय पर, किसी खास एक्टिविटी में उनके जो लैंग्वेज बिहेवियर कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी राइटिंग कैसी थी, उनकी रीडिंग हैबिट कैसी थी, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी कैसी थी, ये सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, दे डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट डेली इवेंट्स, रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। इसमें क्या करता है, जैसे क्लास में यदि टीचर है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किसी खास अलग अलग स्टूडेंट का तैयार करता है प्रोफिशिएंसीज का रिपोर्ट, और उसको एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में बहुत ही ब्रीफली उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। These notes can be taken during student activities or at the end of the day. वो ड्यूरिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज के दौरान भी तैयार किया जा सकता है, या फिर जब वो दिन खत्म हो तभी भी टीचर ध्यान से उन चीज़ों को याद करके कि किस स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस था, उसने आज अच्छा किया, खराब किया, उसको अपने मेमोरी पर आधारित जो नोट्स तैयार करता है, जो शॉर्ट स्टोरी प्रिपेयर करता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की एक्टिविटी के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल रिपोर्ट्स। अब देखिए, इसमें यदि डे लास्ट में, यदि डे के अंत में यदि टीचर्स किसी के एक्टिविटी का रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो क्या है, एक तरह से ये खामी हुई, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, टीचर एक्यूरेटली उस समय को याद नहीं कर पाएगा, आपके परफॉर्मेंस को याद नहीं कर पाएगा, तो जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन कर रहा है कोई टीचर, अवलोकन कर रहा है, तो वो उसी समय पे आपका रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन और एनेक्डोटल रिपोर्ट्स में अंतर है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, वो आपका एक स्टोरी के रूप में आपके परफॉर्मेंस के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, it is observation that is written like a short story. They are description of incidents or events that are important to the person observing. और जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उसके लिए कौन से इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, आपकी कौन सी परफॉर्मेंस उसको इंपॉर्टेंट लगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। इट इज़ शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। इसको शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या हो, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जो सबके लिए एक जैसा हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड टूल जो हम लोग यूज करते हैं वो है चेक लिस्ट। नाम से ही पता होता है चेक लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करना और उसको चेक करना।
जैसे सिंपली आप लोग बहुत बार जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, या फिर आप एरोप्लेन पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, और उसमें आपको दिया जाता है कि यहाँ पर आपकी किस तरह के आपको सर्विस दिया गया, खाना कैसा था, जो स्टाफ मेंबर है उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा था, ये सारी चीज़ों की लिस्ट होती है, ठीक है, और आपको टिक करना है कि कौन आपको सही लगा कौन गलत लगा। तो इस तरह से चेकलिस्ट में क्या होता है, एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं जो जिन स्कूल को, यहाँ पर यदि हम लोग लैंग्वेज के चेक में बात करें तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि सपोज एक परफॉर्मेंस हो रहा है, उसमें किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का, ठीक है, राइटिंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है, स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, जो अच्छी है उसको टिक लगाना, जो नहीं है या फिर जो खराब है उसको क्रॉस कर देना। तो यही होता है चेक लिस्ट। तो ये हमेशा गुणवत्ता को बताता है कि आपके परफॉर्मेंस में कौन कौन चीज प्रेजेंट है और कौन कौन चीज एब्सेंट है, ठीक है, कौन कौन चीजें हैं और कौन कौन चीजें नहीं है, ठीक है। These are usually completed while students are engaged in specific activities. जब स्टूडेंट कोई एक्टिविटीज कर रहा होता है, कोई गतिविधि कर रहा होता है और किसी प्रक्रिया में होता है, उस समय इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। A list of specific criteria that teachers focus on at a particular time or during a particular process. और वो टीचर क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है उस क्राइटेरिया का जो आपके परफॉर्मेंस से उसको जज करना है, ठीक है। तो उसको लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाने के बाद क्या करता है, चेकलिस्ट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वेदर स्टूडेंट्स हैव रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, प्रोसेस, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड। आपके पास वो सारे चीजें है कि नहीं, इसकी जो एक लिस्ट तैयार करता है और उसको चेक करने का काम करता है या फिर क्रॉस करने का काम करता है, ठीक है। चेकलिस्ट इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट वेयर their instruction has been successful and where student need assistance or further instructions. तो यदि आपके लैंग्वेज रिटर्न, तो आपकी सपोज कि आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी है या नहीं, स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है, रीडिंग एबिलिटीज अच्छी है कि नहीं, लिसनिंग एबिलिटीज अच्छी है कि नहीं, तो इसको क्रॉस चेक करना, ठीक है, किसके दौरान, किसी स्टूडेंट के एक्टिविटी के दौरान, इसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। इसमें पता चलता है कि किसी स्टूडेंट के एक्टिविटी में कौन कौन से गुण, कौन कौन से क्वालिटीज हैं और कौन कौन से क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। फिर है आपका रेटिंग स्केल एंड रूब्रिक्स। रेटिंग स्केल मतलब क्या हुआ, रेटिंग देना। जैसे सिंपली जैसे मूवी रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है, रेटिंग्स होते हैं कि आप उसको 5 में से 4 रेटिंग दे रहे हैं या फिर 4 रेटिंग दे रहे हैं या फिर 3 रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, या फिर 2.5 रेटिंग दे रहे हैं। तो जैसे एक सपोज फिल्म ही है तो उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं बहुत तरह से कि फिल्म की स्टोरी लाइन कैसी है। सपोज स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है तो 5 में से हम 4 दिए, ठीक है। म्यूजिक कैसा है तो 5 में से यदि अच्छी बहुत नहीं है तो 2 दिए, ठीक है। परफॉर्मेंसेज कैसे हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेसेज है उनका, तो और फिर उसको कैसे बनाया गया, ये सारी डायरेक्शन कैसा है, ये सारी चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग्स देते हैं। तो जस्ट लाइक हियर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे चेक लिस्ट में क्या होता है कि कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट है, हम लोग ये देखते हैं। लेकिन रेटिंग स्केल में देखते हैं कौन सी क्वालिटीज प्रेजेंट है और किस एक्सटेंट तक है, जैसे कि गुड है, बेटर है या बेस्ट है, ठीक है। हम लोग 5 में से किसी परफॉर्मेंस के किसी क्वालिटी को 5 में से 4 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, बैड है या फिर वर्स्ट है या फिर बेटर है या फिर गुड है या फिर बेस्ट है, ये सारे क्वालिटीज हम अलग अलग लिखते हैं और उसके बाद उसके अनुसार किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अनुसार उसकी हम रेटिंग करते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल्स रिकॉर्ड द एक्सटेंट टू विच specific criteria have been achieved by the students or are present in the students work. स्टूडेंट वर्क्स में या स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में कोई विशिष्ट क्राइटेरिया किस स्तर तक मौजूद है, किस एक्सटेंट तक मौजूद है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है या मीडियम है, एवरेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं।
किसी की क्वालिटी के, किसी के परफॉर्मेंस में जो जो क्वालिटीज हैं उसकी हम लिस्ट बनाते हैं और उन क्वालिटीज को हम गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट, बैड, ये सारे क्राइटेरिया या फिर 5 में से 4, 3, 2, 1 रेटिंग किस तरह से हम नंबर दे रहे हैं, किस तरह से स्टार दे रहे हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। रेटिंग स्केल्स ऑल्सो रिकॉर्ड द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट अ गिवन टाइम और रिटेन अ गिवन प्रोसेस। तो रिकॉर्ड करता है किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में जो गुणवत्ता है। आप देख और रेटिंग स्केल्स में और चेकलिस्ट में इतना ही अंतर है कि चेकलिस्ट जो होता है वो किसी भी क्वालिटी, किसी के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में कोई क्वालिटी मौजूद है या नहीं इसके बारे में बताता है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लेकिन रेटिंग स्केल बताता है कि किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में कोई क्राइटेरिया, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर कोई क्वालिटी यदि मौजूद है तो किस एक्सटेंट तक है, बहुत अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, या फिर सबसे अच्छा है या एवरेज है, ये सारे किस क्वालिटी के किस एक्सटेंट तक मौजूद हैं, कौन सी क्वालिटी। ठीक है, अब आता है पोर्टफोलियोज। तो जब भी हम लोग इंग्लिश से जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियोज मतलब क्या होता है, आप लोग सब ने CCE का नाम सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट के यदि हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका साल के अंत में या फिर एक सेमेस्टर के अंत में एक एग्जाम लेकर यदि हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसके सीखने का स्तर का, तो क्या है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी कारण से उस समय उसकी एग्जाम में की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो गई होगी, या फिर हो सकता है किसी कारण से उसके एग्जाम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई हो लेकिन उसका लेवल वैसा नहीं हो। तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी स्टूडेंट का कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाए उसके पढ़ाई अवधि के दौरान। तो यहाँ पर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग स्किल है तो उसको हम लोग ना केवल एक एग्जाम, 2 एग्जाम या एक परफॉर्मेंस से जज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना सीखा, बल्कि उसकी हम लोग एक पोर्टफोलियोज बनाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो में उसका शुरू से लेकर अंत तक उसमें किस किस तरह के चेंजेस आए और उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे कि इसने मंथली जो एग्जाम हुआ या फिर इसमें उन्होंने इतना अंक प्राप्त किया, सेकेंड ट्राइमेस्टर इतना किया, थर्ड ट्राइमेस्टर इतना किया, एनुअल इतना किया, हाफ ईयरली इतना किया, और फिर सबका एवरेज हम लोग निकालते हैं किसी स्टूडेंट के आकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसके सीखने के स्तर का। ठीक है, These are collections of relevant work that reflect students' individual efforts, development and progress over a designated period of time. किसी period of time में, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, उसमें किसी स्टूडेंट का प्रोग्रेसिव मतलब किस तरह से, किस क्रम में उसमें चेंजेज आए हैं, किस तरह से उसके स्किल डेवलप्ड हुए हैं, किस तरह से वो सीखने का उसका लेवल बढ़ा है, ठीक है, या घटा है, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग एक पोर्टफोलियो के रूप में, एक फाइल के रूप में तैयार करते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट का एक अलग अलग पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। ठीक है, एक पोर्टफोलियो जो यदि टीचर तैयार कर रहा होता है तो वो स्टूडेंट को फिर पेरेंट्स को दिखाया जाता है और उसके अनुसार किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का एक ब्रॉड पिक्चर सामने आता है कि इसने किस किस तरह से पढ़ाई को आगे ले गया और किस तरह से इसने कोई पर्टिकुलर स्किल सीखा और किस तरह की चेंजेज इसमें आए, किस तरह के प्रोग्रेसिव चेंजेज आए, ये सारे चीज का डिटेल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, portfolios provide student teaches parents administrators with a broad picture of each student's growth over time। किसी पर्टिकुलर टाइम पर के साथ स्टूडेंट्स का किस तरह से प्रोग्रेसिव चेंजेस उसमें आए हैं बिहेवियरल, उसको हम लोग एक पोर्टफोलियो के रूप में तैयार करके रखते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग होता है जिसमें उसके एबिलिटीज का, नॉलेज का, स्किल्स का और एटीट्यूड्स का, ये सारे का रिपोर्ट होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें है कि
बच्चों के द्वारा यदि चूंकि यहाँ पर लर्निंग लैंग्वेज की स्किल जज की जा रही है तो बहुत ज़्यादा उसके स्पीकिंग और लिसनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जाता है ताकि उसको बहुत अच्छे से जज किया जाए उनकी एक्टिविटी को। प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, एक ये भी टूल हो सकता है कि हम किसी भी स्टूडेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिए या फिर प्रेजेंटेशन करना है, और प्रेजेंटेशन इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें क्या हो, उनकी लिसनिंग स्किल भी जज हो पाए, राइटिंग स्किल भी जज हो पाए, रीडिंग स्किल भी जज हो पाए, और उनकी जो बोलने की स्पीकिंग स्किल है उसको भी हम लोग जज कर पाए। तो इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करना और इस तरह के प्रेजेंटेशन देने के लिए बच्चों को बढ़ावा देना। क्राइटेरिया शुड बी डेवलप्ड एंड डिस्कस्ड विद स्टूडेंट्स एट द आउटसेट ऑफ एक्टिविटीज सच एज रिटन रिपोर्ट्स देना है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है, ओरल प्रेजेंटेशन करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है जिसमें सारे तरह के लैंग्वेज स्किल शामिल हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन के द्वारा, परफॉर्मेंसेज के द्वारा हम स्टूडेंट्स के जो स्किल्स हैं लैंग्वेज रिलेटेड उसको हम लोग मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। फिर है क्विजेस, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, ठीक है। और हम लोग टेस्ट और एग्जामिनेशन जो कि रिटन होता है वो भी बेस हो सकता है एक, हम लोग जब हम लोग स्पेशली बच्चों की राइटिंग और लिसनिंग स्किल जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि या तो डिक्टेशन के द्वारा, यदि डिक्टेशन कराया जा रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी लिसनिंग और राइटिंग दोनों स्किल जज हो पा रही हैं, ठीक है। और इस तरह से उनको बहुत सारे क्वेश्चंस देना ताकि उनकी ग्रामेटिकल स्किल जज हो पाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर मैचिंग क्वेश्चंस जिसमें आपको मैच करना हो, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ये बहुत तरह के क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं जिससे बच्चों की राइटिंग और जो उनकी ग्रामेटिकल और लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, जज हो पाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कि एनेक्डोटल रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसका एक फॉर्मेट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर स्कूल नेम लिखते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वेशन डेट होता है, ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है, स्टूडेंट्स नेम होता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है जिसको हम लोग, जिसका रिपोर्ट है ये, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट या घटना के बारे में वहाँ पर लिखा होता है, फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन और सेटिंग के बारे में होता है कि सेटिंग किस तरह का था, और फिर रिकमेंडेशन होता है टीचर्स के द्वारा कि किस तरह के एक्शंस किए जाने चाहिए और किस तरह के एक्शंस थे, ठीक है, और टीचर्स का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह से एनेक्डोटल रिपोर्ट प्रत्येक स्टूडेंट का तैयार किया जाता है टीचर्स के द्वारा, और जो टीचर तैयार किया करता है उसका सिग्नेचर होता है नीचे। ये एक फॉर्मेट होता है जिसके आधार पे हम लोग एनेक्डोटल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये आपके हो गए टूल्स, ठीक है। और ये टूल्स को यूज करने को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे वो हो गया आपका टेक्निक्स। तो इस तरह से टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चन, रेटिंग स्किल और रूब्रिक्स में क्या अंतर है? देखिए रूब्रिक्स जो होता है ना, आप लोग देख रहे हैं कि रेटिंग स्केल्स एंड रूब्रिक्स में क्या अंतर है, ठीक है, सेम ही है, थोड़ा सा फॉर्मेट में अंतर होता है, ठीक है। कि उसको रूब्रिक्स में मतलब जैसे होता है कि जैसे कि हम किसी स्केल को, रेटिंग स्केल है तो 5 के पैमाने पर बांट रहे हैं, कि 7 के पैमाने पर बांट रहे हैं, कि 9 के पैमाने पर बांट रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम एक रेटिंग स्केल बनाते हैं तो जैसे बीच में हम लोग क्या रखते हैं, एवरेज रखते हैं, ठीक है। एवरेज के राइट साइड में हम क्या करते हैं, एवरेज से जो अच्छा है उसको लिखते हैं, और एवरेज से लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, जो एवरेज से बुरा है उसको लिखते हैं। तो एवरेज से अच्छा होगा गुड, गुड से अच्छा होगा बेटर, बेटर से अच्छा होगा बेस्ट, ठीक है। एवरेज से बुरा क्या होगा, फिर उससे बुरा होगा मतलब 3 इधर और 3 उधर और बीच में एवरेज, मतलब 7 हुआ, ठीक है। तो रूब्रिक्स मतलब होता है कि पैमाना खंडित करना, लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन हम किस फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रेटिंग स्केल्स को नंबर के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं या फिर जो क्वालिटीज हैं उसके वर्ड्स के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, ये होता है,
ठीक है। तो ये बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है लिखने के लिए, या फिर सीधे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट हो सकता है। ठीक है,